ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। हेडिंग लगाए, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। अब है ना, आप लोगों को जब भी एनपीओ स्टार्ट करना है, मतलब घर पे भी जब स्टार्ट करोगे, पहले बुक से नहीं करोगे, मैं ये शीट दे रहा हूँ, इससे करोगे अब स्टार्ट, ठीक है ना। इससे पूरा बेस बन जाएगा आपका चैप्टर का, ठीक है। तो एक बार लिखो आप एनपीओ, लिखो द एनपीओ मीन्स, द एनपीओ मीन्स हाँ, लिखो एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन whose main purpose is not to earn profit but to serve the society। लिखो आप, एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन whose main purpose is not to earn profit मतलब एनपीओ मतलब क्या होता है, नेम बता रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेरी बात फिर सुनना, एनपीओ मतलब क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बट टू सर्व द, देखो फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लब्स एटसेट्रा, मतलब इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है बट टू सर्व दी सोसाइटी। तो इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सबने नोट कर लिया, सब नोट कर लिया। फिर लिखो द अकाउंटिंग फॉर एनपीओ covers the following: receipt and payment account, शॉर्ट फ्रॉम आरएनपी कर देना इसको ना, receipt and payment, income and expenditure account, बैलेंस शीट। मतलब एनपीओ के अकाउंट ये तीन चीजें कवर करती है, पहला रिसिट एंड पेमेंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और थर्ड बैलेंस शीट। अच्छा, अब है ना एक चीज समझना, रिसिट एंड पेमेंट, मैं जब बात करता हूं एनपीओ की, एनपीओ मैंने बताया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है बट टू सर्व द सोसाइटी। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ मेनली किस किस की, मतलब अपने को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मेनली मिलेंगे या तो ट्रस्ट के, हॉस्पिटल के, स्कूल के, या फिर क्लब्स के। तीन तरह के अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे। पहला कौन सा बनाएंगे, सेकंड एंड थर्ड बैलेंस शीट। अब मैं पहले अकाउंट की बात करता हूं, रिसिट एंड पेमेंट। व्हाट इज रिसिट एंड पेमेंट, तो लिखो पहला रिसिट एंड पेमेंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट,
अब इसमें लिखना आप रेफर डीपीपी नोट्स, मैं उसमें थ्योरी पूरी लिखी हुई है ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं आपको। मैंने अभी पीडीएफ भेजी है, इसकी भी हार्ड कॉपी मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब सब लोग एक बार सिर्फ इधर ध्यान देंगे, आपको कुछ नोटिंग नहीं करनी, सब इधर देखो आप। रिसिट एंड पेमेंट रेफर डीपीपी नोट्स, ठीक है, इसको फोल्डर में लगा देना इस नोट्स को। अब ध्यान दो, रिसिट एंड पेमेंट, सबसे पहले क्या होता है रिसिट एंड पेमेंट? रिसिट एंड पेमेंट इज समरी ऑफ कैश। किसका समरी है? इंक्लूडिंग बैंक, मतलब कैश का, कैश या बैंक एक ही बात है। रिसिट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, रिसिट एंड पेमेंट बीइंग शोन अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ एन अकाउंट्स। क्या गिवन है? रिसिट एंड पेमेंट किसका समरी है? कैश का। सब लोग इधर ध्यान दो, ये सब यहाँ है, आपको मोबाइल में देखने की नीड नहीं है, इधर ध्यान दो। तो रिसिट एंड पेमेंट किसका समरी है? कैश का। अब रिसिट एंड पेमेंट इट बिगिंस विद द कैश एंड बैंक ओपनिंग बैलेंस। कैसे स्टार्ट होता है? अच्छा अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को बताओ कैश कौन सी कैटेगरी है बिजनेस के अंदर? असेट है। और असेट का जनरली कौन सा बैलेंस होता है बोलो? डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, आप कह रहे हो सर कैश असेट है और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? अच्छा, बैंक क्या है? असेट है, और क्या बैलेंस होगा? तो मतलब अगर मैं कैश और बैंक अकाउंट बनाता हूं, डेबिट बैलेंस कैसे लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? सोच लो वापस, कोई डाउट तो नहीं है? गुड। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये क्या इंडिकेट करता है? और बोलो यस और नो। अच्छा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर होगा, क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में हो सकता है क्या? कैश में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता बैलेंस, बट बैंक में हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग कौन सा नेचर का? एग्री करते हो? इसका मतलब ये क्या है मेरी, और इसका मतलब ये क्या है मेरा? वापस समझाओ, क्लियर है? अच्छा, कैश का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्लोजिंग। कैश अगर मान लो साल के एंड पे बचा है, तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? डेबिट ही होगा, भले साल के एंड पे हो। तो डेबिट बैलेंस है, यहां लिखते हैं टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्यों? ये कौन सा बैलेंस है? किसका? ये सब तुम पढ़ के आए हो पहले, है ना? ये सबने पढ़ा हुआ है, अज्यूम कर रहा हूं मैं। एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट? कैश इन हैंड और बैंक का पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा मेरे को बताओ, ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल होगी? ये क्या है हमारे लिए? ये क्या है हमारा? ये ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये ओपनिंग। एग्री करते हो? ये असेट, डेबिट बैलेंस हमेशा असेट का। तो आप देखो ये फॉर्मेट के अंदर, सबसे पहले ये फॉर्मेट में ध्यान देना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट, ये कौन सा नेचर है? असेट। नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, असेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। तो ये क्या होगा? बैंक ओडी। समझ आ रहा है? कोई डाउट? रिसिट एंड पेमेंट इज प्योर कैश अकाउंट। डेबिट साइड क्या है? जो एक कैश अकाउंट बनाते हैं ना अपन लेजर में, बिल्कुल वो है, कॉपी पेस्ट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अच्छा, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट और क्रेडिट, क्लोजिंग कौन सा?
डेबिट बाय असेट है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? मतलब बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ है, यस और नो? टू बैलेंस सीडी, बैंक, ये कौन सा बैलेंस है? बोलो, आई बात समझ में? मतलब अब जब मैं बात करता हूं सबसे पहले फर्स्ट अकाउंट की, जो हम लोग एनपीओ के अंदर बना रहे हैं, उसका नाम है रिसिट एंड पेमेंट। और रिसिट एंड पेमेंट इज अ प्योर कॉपी पेस्ट ऑफ कैश अकाउंट। सब क्लियर है? अच्छा मेरे को बताओ, अक्रूवल अकाउंटिंग सब लोग समझते हैं? व्हाट इज अक्रूवल? ड्यू बेसिस, मतलब करंट ईयर का करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। अक्रूवल मतलब क्या होता है? करंट ईयर का रिकॉर्ड करना है। अब एग्जांपल समझो, मैंने एक ट्रांजैक्शन रेंट पेड लास्ट ईयर, रेंट पेड ऑफ लास्ट ईयर 30,000। बताओ, पिछले साल का किराया दिया 30,000 रुपए। बोलो क्या चीज है ये? अच्छा इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होगा ये बताओ? पिछले साल का किराया इस साल दे रहा हूं मैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये चैप्टर अज्यूम करते हुए पढ़ा रहा हूं आप लोग सबको, क्योंकि ये 11 की शुरू की क्लास नहीं है, फाउंडेशन क्लास है, तो मैं मानते हुए पढ़ा रहा हूं आपको आउटस्टैंडिंग आता है, आपको प्रीपेड आता है, आपको अक्रूड आता है, और आपको एडवांस आता है। ये मेरा अजम्पशन है, जैसे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं ना कि नहीं आता तो डिस्क्लोजर दो, तो ये अजम्पशन है, ये आता है आप लोगों को। रेंट पेड लास्ट ईयर, बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होगा? ये पिछले साल का किराया इस साल दे रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग रेंट होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, पिछले साल का किराया जब हम लोग इस साल भर रहे हैं, तो बताओ क्या ये इस साल के पीएनएल को इंपैक्ट करेगा क्या? इस साल के पीएनएल को इंपैक्ट करेगा क्या? पीएनएल बनता है अप्रूवल सिस्टम पे, प्योरली बात करता है इस साल खर्चे इस साल रिकॉर्ड करने। बट ये किराया कब का पे किया मैंने? बोलो क्या एंट्री करेंगे? पिछले साल का किराया इस साल पे किया, क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग रेंट टू, बताओ कैश अफेक्ट हुआ नहीं हुआ? हुआ। कैश अफेक्ट हो रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अफेक्ट होगा। अब भले ही वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, या आज से 2 साल बाद का हो, रिसीट एंड पेमेंट हर जगह अफेक्ट होगा जहां पे क्या अफेक्ट होगा? आपका कैश। अब भले ही मैं पिछले साल का खर्चा पे करूं, मैं इस साल का पे करूं, मैं 2 साल बाद का पे करूं, बट अगर कैश पे इंपैक्ट आएगा तो रिसीट एंड पेमेंट पे इंपैक्ट आएगा। अच्छा मेरे को एक और बात बताओ, बिल्डिंग खरीदी, बोलो क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग खरीदी, बोलो क्या एंट्री करेंगे? बोलो बिल्डिंग टू, क्या एंट्री करेंगे? अच्छा बताओ कैश अफेक्ट हुआ नहीं हुआ? क्योंकि आपने किस पे खरीदी? कैश का क्या हुआ? आउटफ्लो। कैश अफेक्ट हुआ ना, तो रिसिट एंड पेमेंट अफेक्ट होगा। तो रिसिट एंड पेमेंट इज अ सिंपल रेप्लिका ऑफ कैश अकाउंट। डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारे के सारे रिसिप्ट। अब रिसिप्ट भली पिछले साल की हो, इस साल की हो, आगे 10 साल की हो, अगर इस साल आ गई तो रिकॉर्ड करेंगे। अब आप देखो, मान लो ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है आपका 25-26 का। 25-26 मतलब, बोलो 25-26 मतलब क्या होगा? तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 की जो भी कैश रिसिप्ट है, कोई से भी साल की है बट इस साल रिसीव हुई, तो वो यहां पे अफेक्ट करेगी। डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। एनी डाउट? ध्यान दो, देखो अब फॉर्मेट देखो, सब्सक्रिप्शन, ये अपन सब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पिछले साल का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। कोई डोनेशन आया तो, कोई फीस आई, ग्रांट्स आए, न्यूज़पेपर भेज दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल भेज दिया, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आया, ये सब क्या है अपनी। और इधर ये सब क्या है? सैलरी पे की, रेंट पे किया, पोस्टेज पे किया, न्यूज़पेपर का पेमेंट किया, ऑडिट फी, कोई भी पेमेंट है वो इधर रिकॉर्ड होगा।
और कोई भी रिसिप्ट है वो यहाँ रिकॉर्ड हो। बोलो इसमें कोई डाउट? तो ध्यान दो, it begins with the cash and ends with cash and bank balance at the end of period. Receipts are shown on debit side and payment are shown on it. Being receipt and payment account, receipt of every nature are shown in this account, whether capital or बिल्डिंग खरीदी कैपिटल। अच्छा बताओ, बिल्डिंग खरीदते पीएनएल में जाता है क्या? क्या बनता है वो अपना? असेट। तो बिल्डिंग खरीदना कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। किराया दे रहा हूं, बट कैश इफेक्ट होगा तो आएगा। तो कोई भी नेचर का हो, जहां कैश इफेक्ट है, वेदर रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। स्पेसिमेन इस तरह से। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? बोलो सबसे पहला। सबको क्लियर है? तो मैंने आपको लिखवा दिया रेफर डीपीपी नोट्स, यहां पे आपको मिल जाएगा। एनी डाउट? ठीक है, अब एक बार मॉड्यूल पे आ जाओ सब लोग। देखो ध्यान देंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, कॉपी में लिखो इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.3। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.3, कॉपी में लिखो इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.3। सब लोग इधर ध्यान देंगे। देखो अभी करना नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं यही समझा देता हूं। देखो, रिसिट एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22, एंट्रेंस फी कितने रुपए आया? 300। मेंबरशिप फी, डोनेशन आया पेविलियन बनाने के लिए 10,000, फूड स्टफ की सेल हुई, ये सब अपना इनफ्लो है ना। सैलरी एंड वेजेस क्या है बताओ? सैलरी एंड वेजेस इनफ्लो की आउटफ्लो? परचेज ऑफ फूड स्टफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन आउटफ्लो, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्स, बैंक चार्जेस, कैश इन हैंड ओपनिंग 200 रुपए और 350। 31 मार्च मतलब क्या है? ये ओपनिंग कैश, ये कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैंक, ये क्लोजिंग बैंक। प्रिपेयर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। डायरेक्ट समझा दूं, बहुत सिंपल केस है ये वाला। ओपनिंग कैश कितना दिख रहा है? तो देखो फॉर्मेट बनाया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैश। आगे बढ़ो, ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है? देखो टू कैश विद बैंक, इसमें कोई दिक्कत? अब जो भी रिसिप्ट है पहली कौन सी है? तो देखो टू एंट्रेंस फी। अगला देखो टू मेंबरशिप फी। अगला डोनेशन आया क्लब पवेलियन के लिए, टू डोनेशन। डोनेशन मतलब देखो एनपीओ का सबसे बड़ा इनकम सोर्स डोनेशन ही होता है। आज कोई भी ट्रस्ट है या कोई भी हॉस्पिटल है, वहां सबसे बड़ा इनकम सोर्स क्या है? डोनेशन। तो डोनेशन आया 10,000 का। आगे सैलरी, फूड स्टफ सेल, सेल क्या पैसा आया? सेल ऑफ फूड स्टफ। अगला सैलरी एंड वेजेस, परचेज ऑफ फूड स्टफ। अगला कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्स और बैंक चार्जेस। क्लोजिंग गिवन है हमको डायरेक्ट 350, 590, क्लोजिंग 350 और 590। कॉपी में करवाऊं? पक्का? कॉपी में लिखो इलस्ट्रेशन 1, लिख लो आप। कॉपी में करना नहीं, बट बाद में ध्यान रहेगा इसको जब पढ़ना। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 8.3। सबने कर लिया? ठीक है। अब अगला लिखो कॉपी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
अब पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सेम लाइक, लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो मेन पॉइंट लिख दो सेम लाइक P&L account, and accounting is done on accrual system. accrual मतलब सिर्फ कौन से एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर के, वेदर पेड और नॉट, पे हुआ या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट करंट ईयर की बात करेंगे. एंड ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ कौन सा नेचर का रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू नेचर का. रेवेन्यू समझते हो ना, रेवेन्यू मतलब रोज के जो खर्चे पे कर रहा हूं, असेट क्रिएट करेंगे वो यहां नहीं आएगा. अब देखो विच रिलेट्स टू करंट ईयर है ना, रेवेन्यू नेचर मतलब करंट ईयर वाले अक्रूवल नेचर. अब पे हुआ या नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बोलो ये नोटिंग कर लिया, सबने कर लिया, ठीक है. अब सब लोग ध्यान देंगे इधर देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Since not for profit or not established for the purpose of earning profit, they do not prepare profit and loss account. वो इसलिए क्या नहीं बनाते हैं, instead they prepare at the end of period to determine the result whether surplus or deficit. अब यहां पर ये ध्यान रखना, प्रॉफिट होगा तो क्या बोलेंगे, सरप्लस, और लॉस होगा तो क्या बोलेंगे, डेफिसिट. मतलब यहां प्रॉफिट लॉस नहीं बोल के प्रॉफिट इज नोन एज सरप्लस एंड लॉस इज नोन एज डेफिसिट. इनकम एंड गेन आर शोन ऑन क्रेडिट साइड. P&L में भी ये होता है, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट होता है, एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस ऑन द डेबिट साइड. इसमें कोई डाउट, सारे खर्चे डेबिट साइड, सारी इनकम. द डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज ईदर सरप्लस इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, और डेफिसिट इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट. ये तो सिंपल प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला है. क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, प्रॉफिट है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है तो लॉस है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ पीरियड फॉलोइंग रेवेन्यू, सब ठीक है. अब पहला देखो आप, रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर द पीरियड टेकन वेदर दे बीन पेड और नॉट. आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो गए क्या, बट बताओ P&L को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा. भले पे नहीं किया बट खर्चा तो इस साल का मानेंगे ना हम लोग. रेवेन्यू इनकम आर टेकन whether receive or not. accrued income लेंगे नहीं लेंगे, भले आया नहीं आया लेंगे सही. नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन आता है नहीं आता है P&L में, रेवेन्यू नेचर का है. परचेज ऑफ लैंड आर नॉट रिकॉर्डेड. बिल्डिंग खरीदी, P&L में आएगा क्या बिल्डिंग खरीदना, नहीं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. कैपिटल इनकम ये बाद में पढ़ते हैं. ये एक फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट. इधर सारी इनकम है क्रेडिट साइड, इधर सारे, अपन सारे वन बाय वन पढ़ेंगे अभी बस. बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन. तो पहला कौन सा अकाउंट पढ़ा बताओ अपन ने, रिसिट एंड पेमेंट. किसका कॉपी पेस्ट है बोलो, कैश अकाउंट. डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करता है, रिसिट एंड पेमेंट, सारे रिसिप्ट. क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिसिट एंड पेमेंट अक्रूवल बेसिस पे बनता है क्या, नहीं. इनकम एंड एक्सपेंस अक्रूवल फॉलो करेगा नहीं करेगा, करेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर इन P&L में आते हैं क्या, नहीं. उस पर डेप्रिशिएशन आता है नहीं आता है, आता है. बोलो आई बात समझ में, सबको क्लियर है, ठीक है. अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फंड बेस्ड अकाउंट. पुट नेक्स्ट हेडिंग फंड बेस्ड अकाउंट्स. लिखो, इसमें थोड़ा लिख लेना, मेजर सोर्स ऑफ रिसिप्ट
of NPO is donations. अब donation can be or specific. Major source of receipt of NPO is donation, and donation can be general or specific. लिखो फटाफट। नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? अगर अकाउंटिंग के कंसेप्ट बेसिक क्लियर है तो एनपीओ बहुत सिंपल चैप्टर है, और अक्रूवल बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी एनपीओ में। और एग्जाम के अंदर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहता है एनपीओ का, ध्यान दें। देखो सबने नोटिंग कर लिया? स्पेसिफिक फंड विल बी क्रिएटेड एंड शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो जाएगा ही ना, रिसिप्ट है तो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो रिसिप्ट है तो जाना ही है वो तो। अभी मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, नोट कर लिया? अब देखो मैंने डोनेशन की बात की, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा जो रिसिप्ट है वो है डोनेशन। अब डोनेशन आता है ना, मान लो डोनेशन आपको ऐसा बोला, पैसा आया जनरल नेचर के लिए आया, जनरल मतलब आपको पैसा दिया और ऐसा बोला जो इच्छा हो वो कर लेना। मान लो अज्यूम करो एक ट्रस्ट है या हॉस्पिटल है, किसी ने डोनेशन दिया किसी संस्थान में या मंदिर में डोनेशन दिया अपन ने, और ये बोला मंदिर में अपन ने बताया नहीं, हमने डोनेशन दिया, बोले जो इच्छा हो कर लेना, जहां जरूरत हो पैसा यूज कर लेना। इसको क्या बोलते हैं? कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है। तो डोनेशन जनरल नेचर का है तो क्या मानते हैं उसको? रेवेन्यू इनकम। और कहां शो करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ। जनरल डोनेशन है। अच्छा बताओ, पैसा आया रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा नहीं आएगा? आएगा। पैसा आया तो रिसिप्ट में तो आएगा। तो एक तो रिसिप्ट में आएगा, एक और इफेक्ट कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो इधर दिख रहा है आपको, इनकम में बाय डोनेशन, ये कौन सा डोनेशन होगा? और रिसिप्ट में इस तरफ आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, मान लो मंदिर में डोनेशन दिया, बोला ये कमरा ही बनाना इससे, तो अगर डोनेशन स्पेसिफिक है तो उसका क्या बनाना पड़ेगा अपने को? एक फंड। अब कमरे के लिए दिया तो आप क्या बना दोगे? एक रूम फंड। टूर्नामेंट कराना है उसके लिए डोनेशन मिला
तो एक टूर्नामेंट फंड बना दिया अपन ने। तो अगर डोनेशन जो स्पेसिफिक है, तो जब तक खर्चा नहीं हुआ तब तक वो क्या बताना है, फंड बना के कहां पे बताना है, क्योंकि जब तक आपने नहीं खर्चा किया तब तक आपकी लायबिलिटी है ना वो। और जनरल है तो कहां बताना है अपने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गेटिंग माय पॉइंट? अब एग्जांपल समझाता हूं, देखो इसको, देखो ध्यान देना। फंड मींस अमाउंट रिसीव और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर द फंड अमाउंट along with the income earned on the fund cannot be used for which it is received। ये मैं भी समझा रहा हूं। डोनेशन रिसीव और फंड सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन आया या फंड किसके लिए, आर क्रेडिटेड टू अ, मतलब स्पेसिफिक पर्पस, उसका फंड बना दो आप, एंड आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। The income from all donation of these fund are credited to fund account। ये मैं भी समझाऊंगा आपको, तब क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंस और पेमेंट आर डेबिटेड। अब एग्जांपल से समझाता हूं, देखो। ये एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 कॉपी में लिखो, एग्जांपल 1 डीपीपी, एग्जांपल 1 डीपीपी, ठीक है, यहीं पे समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना। देखो, हाउ आर द फॉलोइंग अकाउंटेड इन एनपीओ। एनपीओ में इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। टूर्नामेंट फंड, बताओ स्पेसिफिक फंड है कि नहीं है। आपने एक टूर्नामेंट के डोनेशन आया, आपने उसके लिए फंड बना दिया 2 लाख का। अब बताओ, जब तक 2 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे कहां पे दिखेगा वो। अब जब टूर्नामेंट कराओगे तो खर्चा कहां से करोगे, उस फंड में से। कितने का फंड बना हुआ है, 2 लाख का। कितना खर्चा हुआ, अच्छा बताओ, ये खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर चार्ज करेंगे क्या। कितने का फंड बना हुआ है, खर्चा कितने का हुआ, तो 2 लाख में कितना घटा दें, और रिसिप्ट कितना हुआ टूर्नामेंट से वापस। मतलब टूर्नामेंट कराया, टिकट बेचे, 80,000 आए, और खर्चा हुआ 60 का, तो कितने का फंड था, रिसिप्ट कितना हुआ, इससे क्या होगा, फंड बढ़ेगा। अच्छा बताओ, ये क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है क्या, क्या इसको मैं इनकम साइड ले जाऊं बाय रिसिप्ट, क्यों नहीं, क्यों ऑलरेडी स्पेसिफिक फंड बना हुआ है ना। तो जब फंड आपने बना रखा है, जो कमाई है वो फंड में डालो, जो खर्चा है फंड से करो। 2 लाख का फंड, रिसिप्ट कितने का हुआ और खर्चा कितने का किया, कितना बैलेंस बचा फंड में, 220। तो देखो ध्यान दो, स्पेसिफिक टूर्नामेंट फंड ट्रीटमेंट कैसे होगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कहां पे शो होगा, कितना रिसिप्ट हुआ टूर्नामेंट से, कितना खर्चा किया अपन ने, बैलेंस टू रिमेन ऑन द कितना। वापस समझाऊं, एनी डाउट। नहीं, अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो, डिसॉल्व थोड़ी ना कर दिया हमने, इसको खत्म थोड़ी ना कर दिया कि अब जीवन में टूर्नामेंट कराना ही नहीं है, अगले साल वापस कराओगे, फिर फंड चाहिए आपको। तो अगर डिसॉल्व कर दोगे तो इनकम में चला जाएगा, बट डिसॉल्व थोड़ी ना हुआ है, तो एज इट इज लायबिलिटी साइड चलता रहेगा अपना। समझ में आया। सेकंड देखो, बिलियर्ड मैच एक्सपेंस 25,000 रुपए, कोई बिलियर्ड का मैच कराया। ये सेकंड, सारे केसेस अलग अलग है ना, फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड सब अलग अलग है। अब बिलियर्ड का मैच कराया, क्या बिलियर्ड का फंड बना हुआ है क्या, क्या कोई फंड बना हुआ है क्या, नहीं। मतलब ये खर्चा कहां से चार्ज करेंगे, इनकम एंड नॉर्मल P&L से चार्ज करेंगे। तो देखो ध्यान दो, देयर इज नो, तो 25,000 कहां से चार्ज करेंगे, डेबिट साइड ऑफ, बोलो आई बात समझ में। थर्ड, प्राइस फंड, फंड बना हुआ है नहीं बना हुआ है। अब फंड अपने बना रखा है, कोई कमाई होगी तो ही फंड में जाएगी, खर्चा है तो ही फंड से। कितने का फंड बना हुआ है,
इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, आपने फंड बनाया 1 लाख का, उसको इन्वेस्ट कर दिया, कितने का ब्याज आया? बताओ, प्राइस फंड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? फंड बनाया आपने, इन्वेस्ट कर दिया, उसमें ब्याज आया, कितने का? तो 1 लाख में कितना जोड़ दोगे? कितना प्राइस पे किया? तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है? अब ट्रीटमेंट समझना, देखो मान लो मैं कहीं से डोनेशन लाया और अज्यूम करो प्राइस के नाम का डोनेशन 1 लाख रुपए का है, मेरे को 6 महीने बाद करना है प्राइस देने का। मैंने 1 लाख को इन्वेस्ट कर दो, मैंने एफडी करा दी इसकी, तो आपकी बैलेंस शीट में इधर तो क्या चलेगा, और आपने इसकी क्या करा दी एक, तो यहां पे क्या चलेगा, प्राइस अब इस पे क्या रिसिप्ट होगा अपने को, वो इंटरेस्ट इस फंड को बढ़ाएगा। खर्चा किया इधर, तो जब तक इन्वेस्टमेंट आप तोड़ोगे नहीं तब तक एफडी एज इट इज चलती रहेगी। तो इस फंड के अगेंस्ट मैंने एफडी और करा दी, तो वो इन्वेस्टमेंट असेट साइड में चलेगा। क्लियर है? तो देखो ध्यान दो वापस, प्राइस फंड 1 लाख है, इंटरेस्ट आया 10, पे किया 20,000, इन्वेस्टमेंट 80,000 है। तो थर्ड पॉइंट देखो, क्या कौन सा फंड है, स्पेसिफिक फंड है, तो कहां से होगा अकाउंटिंग, कहां पे बताएंगे, बताओ कितना ओपनिंग बैलेंस है, कितना ब्याज आया, कितना खर्चा हुआ, कितना बैलेंस चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू प्राइस फंड एंड द अमाउंट अपॉन डेबिट कैश और बैंक, ठीक है। असेट साइड ऑफ बैलेंस इंक्रीज बिकॉज ऑफ इट्स, ये ठीक है, वो तो इम्पैक्ट ऑन रिसिट एंड पेमेंट, इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया? ट्रीटमेंट क्लियर है? रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट, अब सिनेमा दिखाया, क्या फंड बनाया, क्या डोनेशन आया, क्या नहीं, आपने सिनेमा दिखाया, उसके टिकट का पैसा है, और खर्चा कितना हुआ, कोई फंड ही नहीं, तो डायरेक्ट 50,000 माइनस फंड नहीं है, कितना बचा, कहां बता दो, नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंस इनकम, अपनी नॉर्मल जनरल इनकम है। तो आप देखो, देयर इज नो receipt from cinema show ticket would be shown on income side of income, and expense would be shown on debit side of expenditure। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई दिक्कत, तो कॉपी में लिख लो, फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 4 पार्ट, डीपीपी फर्स्ट 1 to 4, पहले ये देखना है, फिफ्थ वाला पार्ट बाद में देखना है अपने को, है ना, ताकि जब वापस पढ़ोगे तब ध्यान रहेगा क्या करना है। फिफ्थ वाला पार्ट टेक्निकल है, इसको आगे देखेंगे अपन लोग, ये कंसेप्ट समझने के बाद। यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? एग्जाम्पल 2 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड in the statement for year ended and year ended। अब एक तो कब का बताना है और एक कब का बताना है, 2 साल का आपको डेटा बताना है, ध्यान दो 2 साल के डेटा पे। कितना पे किया ईयर एंडेड में, कितना पे किया, अच्छा फंड होगा तो बोलो कहां से खर्च करेंगे, फंड से, और फंड नहीं है तो कितना खर्चा किया, ये फंड का बैलेंस है, कौन सी तारीख को, मतलब एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं,
1417 का ओपनिंग बैलेंस है कितना? 170। अच्छा बताओ 17 18 18 19 और 16 17। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रीटमेंट बताओ इस साल और इस साल, ईयर एंडिंग, ये 2 साल का ट्रीटमेंट बता। ध्यान से पढ़ो, किसका ट्रीटमेंट बताना है? 17 और ईयर एंडेड। अब मेरे को एक बात बताओ, ईयर एंडेड 17 कैसे चलेगा बताओ? कैसे लिखोगे ईयर एंडेड में? 16 17, ये वाला 17 18, तो ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं भी। डेट्स का बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर। अब अपने को बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस 1417 का, ये कौन से साल में आएगा बताओ? 1417 कौन से साल में आएगा? 16 17 की 17 18? 17 18। एग्री करते हो? कितना ओपनिंग बैलेंस है और क्या नाम है? मैच फंड। स्पेसिफिक फंड है कि नहीं? है कि नहीं स्पेसिफिक फंड? कितने का है? साल के शुरू का है। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना रिसीव हुआ? क्या करें बताओ? 170 में जोड़ दें? अच्छा बताओ इस वाले फिगर में जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता है? इसी साल का डोनेशन है ना, तो 90,000 जोड़ दो। तो आप बोलोगे सर 170 में क्या करो? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। आपने मैच करा है, किसी से डोनेशन लिया है और ओपनिंग था, डोनेशन भी लिया और मैच के टिकट भी बेच दिया आपने। अब टिकट बेचे, कितना पैसा आया? कौन से साल बताओ? 170 में जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता है? तो 170 प्लस 90 प्लस 30, तो बैलेंस शीट कैसे होगी बताओ? 170, डोनेशन कितना आया, प्रोसीड कितना है? बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अब आगे पढ़ो। मैच एक्सपेंस, ये देखना, पेड ड्यूरिंग, कितना पेमेंट किया? अच्छा बोलो 17 18 में पेमेंट हुआ नहीं हुआ? फंड कितने का था बताओ 17 18 में? 170 प्लस 30 प्लस 90 कितना आता है? 170 प्लस 30 प्लस 90 290। खर्चा कितना कर दिया? अब 290 का फंड है, खर्चा कर दिया 3 लाख। तो बोलो फंड में कुछ बैलेंस बचेगा क्या? 290 का फंड है, खर्चा कर दिया 3 लाख, कुछ बैलेंस है क्या? नेगेटिव 10,000 हो गया फंड। तो अब 10,000 रुपए नेगेटिव हुआ तो कहां से चार्ज करो? अपने बिजनेस में लोड आएगा। तो आप देखो बैलेंस शीट 31 मार्च 18 की, 170 90 30 कितना फंड हुआ? खर्चा मैक्सिमम कितना कर पाओगे? फंड तो क्या हो गया? निल। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? 10,000 यहां से चार्ज करना पड़ेगा आपको। अगर सरप्लस होता तो इनकम में नहीं लिखता मैं वो। फिर मान लो अगर खर्चा लेट से 270 ही होता तो आप यहां से 270 लेस करते, 20,000 यहां चलता रहता। बट शॉर्ट पड़ गया तो कहां से चार्ज कर लिया अपन ने? आई बात समझ में? ईयर का मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत डेट्स का ध्यान रखना है स्पेसिफिक। अच्छा इसी तरह इस साल क्या होगा? पिछले साल से मैच फंड था ओपनिंग। बोलो समझ में आया? ये कंसेप्ट होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। एनी डाउट? सबको क्लियर है? ये बात की हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, इसको रिकैप कर लेना एक बार, फिर हम लोग कल वापस करेंगे।